ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, भूपेश आनंद आपके सामने। आई एम ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट। आई डिड सो मेनी यूरोपियन एसीसी डिप्लोमा, IFRS, CFA, ऑल डिफरेंट डिफरेंट अलग 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 कोर्सेज दोस्तों मैंने किए हैं। और मैं आज आपके सामने बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक which is there in Indian examinations as well as global examinations, American examinations or European examinations in regard to internal control. आज के इस with the help of this video I want to tell you, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2001 में एनरॉन ऑर्थर एंडरसन एक ऐसी कंपनी, पब्लिक अकाउंटिंग फर्म, how that company is also responsible for the financial scam of that Enron. और ऐसी बड़ी सारी कंपनीज वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर्स, देयर वाज अ बिग फाइनेंशियल फ्रॉड्स, अकाउंटिंग फ्रॉड्स हुए, एंड ड्यू टू दैट अमेरिकन गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट, यूरोपियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक अलग से एंटी ट्रस्ट वेव स्टार्ट हो गया। तो मैं भूपेश आनंद आज उस एंटी ट्रस्ट वेव के लिए कुछ बताना चाहूंगा। आप अपने रजिस्टर सभी ओपन कर लें बेटे। आज का ये जो लेक्चर है, दिस इज लेक्चर नंबर 10, as you are all aware of. Great good morning. Internal control I have started from last 3-4 lectures and I have discussed about what I mean by internal control, what is the importance of internal control, what are the types of internal control, why there is a need of internal control, and what are the legislative, I have given you the big case studies. और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कोसो हाउ इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क इन रिगार्ड टू इंटरनल कंट्रोल, 5 कंपोनेंट्स एंड 17 प्रिंसिपल्स। और मैंने स्टूडेंट की केस स्टडी से एक्सप्लेन किया। बेटे आज का ये जो लेक्चर है, मैं भूपेश आनंद आज आपके साथ बड़ी सारी बातें शेयर करने वाला हूं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये शेयर करूंगा जो मेरी रियलिटी है कि जो हम सोचते हैं, जो हम विचारते हैं, जो हम कहते हैं, वो ही रियलिटी हो जाता है। इसको बोलते हैं न्यूरो साइंस, क्वांटम फिजिक्स। तो बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स बिकॉज दे विल बिकम योर रियलिटी। आप कभी भी ऐसा ना सोचें, बिकॉज जो हम सोच रहे हैं अल्टीमेटली वो हमारी फीलिंग्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फीलिंग से हम अल्टीमेटली उसको हकीकत में कर देंगे। तो जो आप चाहते हैं बस वही सोचें, because thoughts will become reality, your words will become reality. आपको कमर सीधी करके बैठना बेटे, स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखनी है। whether you are doing CPA USA, CMA USA, ACCA, इंडियन CA, इंडियन CS, कुछ भी इस दुनिया का कर रहे हैं, भूपेश आनंद का ये लेक्चर आपको हेल्प करने वाला है। आप कमर सीधी करके बैठेंगे। बी हैप्पी, बी जॉली एंड बी चेयरफुल। आइए जी, लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। मेरी कहानी किस्मत की स्टार्ट होती है आज से। मैं आपको अभी एक वीडियो दिखाऊंगा, फिर मैं आपको विकिपीडिया लेकर जाऊंगा, फिर मैं आपको कुछ और जगह लेके जाऊंगा, फिर मैं कुछ ड्रामे करूंगा। आपने वो सारी बातों को देखना है, समझना है, और एंड ऑफ द लेक्चर में उसका एनालिसिस करना है। बेटे मेरे अपने दोस्त हैं, those who are working in good US companies, and because of this Sarbanes, आज का जो एक्ट है, आज का जो सेक्शन है, आज का जो वीडियो है, खाली एक उस एक्ट की नॉलेज की वजह से दे आर लिस्टेड, दे आर वर्किंग इन दोस 4 Fortune 500 कंपनीज। तो मैं आज चाहता हूं कि आपको वो नॉलेज डिपार्ट करूं आई विद फुल एनर्जी, विद फुल पॉजिटिविटी। बट सवाल आता है कि गर्मी दोनों तरफ से होनी चाहिए यार। आपको रजिस्टर ओपन करना है, लिखना है। तो मेरी पहली बात कहानी की यहां से स्टार्ट होती है कि मैंने इंटरनल कंट्रोल में ऑलरेडी बड़ी सारी बातें बता दी, लेक्चर 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में। टुडे इज लेक्चर नंबर 10th, और लास्ट में हमने कोसो डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 9 में। 6, 7, 8 में आई हैव डिस्कस सो मेनी पॉइंट्स इन रिलेशन टू दैट। बट हुआ क्या, ऐसा क्या हो गया जो हम इतना ज्यादा इंटरनल कंट्रोल की तरफ पागल हो गए? ऐसा क्या हो गया जो यूएस गवर्नमेंट, यूरोपियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, दे आर कि भाई इतने सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स होने लग गए यार। इंडिया में किंगफिशर एयरलाइंस, इंडिया में सहारा, इंडिया में सत्यम, और ऐसे ना जाने कितने विच, ये तो मैंने लिस्टेड कंपनीज की बात की है। सिमिलरली इन यूएसए ऑल्सो ह्यूज नंबर ऑफ फ्रॉड्स। ओनली आई एम टॉकिंग ऑफ लिस्टेड न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, AIG, एनरॉन, लेमैन ब्रदर्स, जनरल मोटर्स, और बड़ी सारी ऐसी पब्लिक अकाउंटिंग फर्म्स, चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म्स, बिकॉज वहां पे CPA होता है। तो इंडिया में जैसे CA, वहां पे CPA करते हैं, तो उसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंटिंग फर्म्स। यहां पे जैसे बोलते हैं प्रैक्टिसिंग फर्म्स।
बेटे आर्थर एंडरसन, एक ऐसी वाहियात कंपनी जिसने गलत रिपोर्ट दी एनरॉन की, और बेटे दुनिया में हलचल मच गई और एक डाउट क्रिएट कर दिया कि भाई ये जो प्रैक्टिसिंग फर्म्स हैं ये भी ट्रस्ट वर्दी नहीं है। आज उन सबका नुकसान हम सबको भुगतना पड़ रहा है बेटे, क्योंकि अकाउंट्स के ऊपर, अकाउंटेंट्स के ऊपर, मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के ऊपर, एनालिस्ट के ऊपर, इट मींस दोस कॉमर्स एंड अकाउंट्स एंड फाइनेंस प्रोफेशनल, देयर इज नाउ अ डाउट। तो आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आज अपना दर्द बताऊंगा कि आर्थर एंडरसन हाय हाय। आइए देखें, मैंने कहा जी लेक्चर में आई हैव डिस्कस्ड सो मेनी थिंग्स इन रिगार्ड टू इंटरनल कंट्रोल। बिकॉज ऑफ दिस अगर आप देखें ध्यान से, बिकॉज ऑफ दिस लेमन ब्रदर्स, मैंने अभी वीडियो जो दिखाना लेमन ब्रदर्स का, एनरॉन का दिखा रहा हूं, 100 billion. एंड इन बिकॉज ऑफ दिस हुआ क्या कि बड़ी प्रॉब्लम्स आने लग गई। 6 years in a row to bankrupt in the space of the company Houston Natural Gas back in 1985. American Ken Lay was appointed ये बता रहे हैं एनरॉन ने कब स्टार्ट किया, क्या किया, किस धंधे में बिलीव करते थे, CEO and ऑडिटर्स legendary T थे, और designed हुआ the ये now देखिए, infamous Enron E. ये ऑडिटर्स थे दोस्त, अभी आ रहे हैं ऑडिटर्स। The energy market underwent significant difficulties, leading to black money operation. That is the practice of valuing your assets based on prices. And valuation in 2000 of millions more into product to cover lenders to retrieve their money find into complex. Lay stepped down as CEO in February to be replaced by Skilling, with Enron's stock price halved. बेटा इसको काला पानी हो गया जो सीईओ था जिसने फ्रॉड किया था, जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। In the 6 months that 2001, as Lay returned to his former position. मतलब ऐसा कुछ हुआ 2001 में कि 2002 में सार्बेन्स ऑक्सले एक्ट आ गया। मैं अभी आपको साइट पे लेके जाऊंगा, एक नया लॉ बन गया स्पेसिफिकली कीपिंग इन माइंड इंटरनल कंट्रोल। आइए देखेंगे उसको। Analysts were downgraded to taking charge began a formal 1987 and 2000. Meanwhile, 30 days due to lacking transparency share, down from $80 back in February and 2nd of December, marking less than a year since it became the Filed for bankruptcy। यार एक शेयर $80 का सेल हो रहा था 2 दिसंबर 2001 में, 7th biggest फाइल फॉर बैंक्रप्सी। corporation and Citigroup for 500,000 victims. Several is related to ये देखिए क्या कह रहे हैं, several executives. million victims because there were so many people, so many stakeholders are there, they have invested in that, Enron, और अचानक ही ऐसा हो गया, Went on बबल trial बर्स्ट for कर a गया range यार। of charges related to the company's nefarious activity, including Lay and Skilling, who were charged with a total of 39 counts of fraud and conspiracy between them in January 2006, to all of which they pleaded not guilty. Lay died of a heart attack, sentenced to 24 years, 19. Not exempt from punishment were Enron's auditors, Arthur Anderson. आर्थर एंडरसन भी चक्की पीसेंगे। आज आप बिग फोर में आर्थर एंडरसन को नहीं देखते बिकॉज उस कंपनी ने गलत रिपोर्ट दी और अल्टीमेटली दे हैव टू प्रिपेयर अ न्यू लॉ। आप देखिए ना, आप देखिए, मैं आपको क्या बताऊं दोस्त, मैं आपके सामने अगर लेके चल रहा हूं तो आप देखिए, एक बार मैंने विकिपीडिया आपके लिए ओपन कर दी और विकिपीडिया में देखिए आप सार्बेन्स ऑक्सले एक्ट, एक एक्ट की बात आज हम करेंगे एंड दैट इज सार्बेन्स ऑक्सले एक्ट ऑफ 2002। बेटे एनरॉन जैसे और भी बड़े बड़े फाइनेंशियल स्कैम्स हुए, बट स्पेसिफिकली आफ्टर एनरॉन द बिगेस्ट स्टेप, लेजिस्लेशन ने एक नया स्टेप लिया इन रिलेशन टू इंटरनल कंट्रोल बाय इनेक्टिंग अ लॉ नेम्ड एज सार्बेन्स ऑक्सले एक्ट। आप ये चेक करिए, इनेक्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है जी, दिस बाय यूनाइटेड स्टेट्स के व्हाइट हाउस ने। कब हुआ? उस समय बुश साहब प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस लॉ को अमेंड किया, लॉ को ऑथोराइज कर दिया, सिग्नेचर किए। और ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने सार्बेन्स बनाया। दोनों का नाम क्या था? एक का नाम था सेंट पॉल सार्बेन्स एंड माइकल जे ऑक्सले। तो नाम डल गया सार्बेन्स ऑक्सले एक्ट 2002। आज इस दुनिया, इफ यू हैव द ह्यूज नॉलेज ऑफ दिस लॉ, आप डायरेक्टली यूएसए में जा सकते हो, कोई डिग्री करने की जरूरत भी नहीं है। एंड आई मीन व्हाट आई एम सेइंग, मैं आपको गलत कभी गाइड नहीं करूंगा। Now they have used different, there are different, what are the titles, क्या sections थे, क्या बातें थी, आपको मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगा so that you can get an idea
कि हाउ नाउ certifications, now the senior executives, now the CEO, now the directors, now the board of directors, they are now responsible and they have to certify that yes, you are following internal control and as per their knowledge that is effective. Enron के बाद खुल गई आंखें सबकी यार. अब देखो ना यहां पर ये क्या लिखा है, Sarbanes has this top management as a result to be a SOX compliant. Now you have to be a SOX compliant. When I say SOX compliant, it means the management must individually certify. मैनेजमेंट को अब सर्टिफाई अलग से करना पड़ेगा, नहीं तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी. क्या सर्टिफाई करना पड़ेगा? दैट द एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन. सत्यम में यही हुआ, एनरॉन में ये हुआ कि जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है ऑडिटर्स को आपने पैसे देके ऑडिट करा लिया, बट क्या सच में ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है? नाउ यू हैव टू आल्सो सर्टिफाई along with the auditors. ठीक है सर. इन एडिशन पेनल्टीज ऑफ फ्रॉडलेंट दिस आर मच मोर सिवियर. नहीं तो आपको बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है. The act imposed the oversight role of this. The bill was enacted by reaction of number of major. ये देखिए क्या लिखा है. The bill was enacted as a reaction to the number of major corporate and accounting scandals, including Enron. सबसे पहले नाम लिखा है including Enron. बेटे 29 टाइटल हैं इस लॉ के, 400-450 सेक्शंस हैं. एक बच्चा कहता है सारे सेक्शंस करते हैं. नहीं बेटे, आपको मैं कुछ चुनिंदा सेक्शंस बताऊंगा जो डिस्कस करने में. आपको बताना चाह रहा हूं कि लाइफ में दुनिया में क्या हुआ और आपको कैसे करना है. यू गेटिंग माय पॉइंट. एक पब्लिक अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड बनाया गया. अभी हम देखेंगे सेक्शन 202 क्या कहता है. अभी हम देखेंगे सेक्शन 203 क्या कहता है. अभी हम देखेंगे सेक्शन 302 क्या कहता है. अभी हम देखेंगे सेक्शन 404 क्या कहता है. अभी हम देखेंगे 407 क्या कहता है. बेटे बड़े इजी सेक्शंस हैं, बड़े लॉजिकल हैं. अब उन सेक्शंस को हम फॉलो करेंगे. अल्टीमेटली इट देन ओनली आई एम ए सॉक्स कंप्लाइंट. तो आइए जी थोड़ा सा लिखेंगे तो थोड़ा सा मुझे लगता है ज्यादा समझ आएगा. मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने फिर खड़ा हूं और आपसे कहता हूं कि इंटरनल कंट्रोल अगर किसी कंपनी का अच्छा है, हाउ वी कैन से दैट दिस कंपनी हैज अ इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल. इट इज बाय डिफरेंट वेज. हमने कोसो बनाया, लेजिस्लेशन स्टार्ट कर दी. उसके बाद अभी मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में एक्सटर्नल ऑडिटर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ा दिया. तो लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव्स क्या हुए? 3 एक्ट्स, अलग अलग 3 तरह के नई प्रोविजंस आ गई. एक तो एक्ट नया बन गया और जो एक्ट पुराने थे जैसे फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, उसमें कुछ हमने प्रोविजंस डाल दी इन रिलेशन टू इंटरनल कंट्रोल. तो आपको पहले ये लिखना है बेटा, लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव्स अबाउट इंटरनल कंट्रोल में सबसे पहले लिखना है FCPA. पूरा एक्ट नहीं पढ़ेंगे हम, इसकी 2 प्रोविजंस को ध्यान से समझेंगे. दैट व्हाट इज एंटी ब्राइबरी प्रोविजन एंड व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल प्रोविजन. बेटे आपको मैंने कहा कि आप जैसे हम कहते हैं जी कि सिगरेट पीना ठीक नहीं है ऐसा बोलते हैं, तो आपको इंटरनली अपने आप से चेक रखना है कि सिगरेट से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं एंड यू शुड रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ इन स्मोकिंग. एक ये तो हो गया इंटरनल, आप अपने आप ही कंट्रोल कर रहे हैं. फिर हमने ये भी रखा कि स्कूल्स के आसपास 12 किलोमीटर तक कहीं सिगरेट नहीं मिले. दिस इज एक्सटर्नल चेक, दिस इज लेजिस्लेटिव चेक. तो एक हमने सर्कल के ऊपर सर्कल बना दिया. इट मींस व्हेनेवर आई वांट टू एंश्योर दैट देयर हैज टू बी इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, फर्स्ट पॉइंट इज देयर हैज टू बी इंटरनल कंट्रोल फ्रॉम इंटरनली. आपके अंदर से भावना आनी चाहिए. wherever there is an intent wherever there is a way, there is an intention, there is a way. सेकेंड पॉइंट, मैंने कुछ फोर्स भी कर दिया आपको, कुछ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, कुछ ऐसे लेजिस्लेटिव्स बना दिए, कुछ ऐसे लॉज बना दिए. जैसे मैं कहता हूं कि रेड लाइट में आपको खुद ही खड़ा होना चाहिए, रुकना चाहिए. यू शुड नॉट मूव, यू शुड नॉट ड्राइव. अच्छा दूसरा, ये तो आपको अपने आप करना चाहिए. दिस इज इंटरनल कंट्रोल. अगर आप नहीं करते तो हमने लॉज बना दिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपसे पेनल्टीज चार्ज करेंगे. वी विल चार्ज योर चालान, वी विल हैव दिस. तो अल्टीमेटली वी वांट टू रिस्ट्रिक्ट यू. सिमिलरली इन केस ऑफ इंटरनल कंट्रोल देयर हैज टू बी इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल. एक तो आप खुद कोसो को फॉलो करें, 5 कंपोनेंट्स को देखें, 17 प्रिंसिपल्स को देखें, 17 प्रिंसिपल्स, 5 कंपोनेंट्स. ये तो हो गया इंटरनली, यू शुड गो फॉर दैट. बट अगर आप अलॉन्ग विद दैट हमने क्या किया, एक्सटर्नली भी लेजिस्लेशन के थ्रू भी आपको फोर्स कर दिया कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं करेंगे तो ये करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा तो पनिशमेंट होगा. आज भी एनरॉन के मैनेजिंग डायरेक्टर्स चक्की पीसिंग बेटे काला पानी की सजा हो गई. तो फर्स्ट चेंज जो लेजिस्लेटिव की थ्रू आया, दैट इज फॉर सपोर्टिंग दैट इंटरनल कंट्रोल, दैट इज फॉरेन करप्ट
प्रैक्टिसेस एक्ट, मतलब आप किसी को क्या कहते हैं, ब्राइबरी देते हो, आप किसी को जान के पैसे देते हो आउट ऑफ द वे कि भाई मेरा काम करा दे, मेरा बिजनेस ओके कर दे, या मेरे बिजनेस को रिटेन करा दे, या ये वाला बिजनेस। बेटा ऐसा होता है जनरली, हम देखते हैं हमारे इंडिया में, अमेरिका में, पूरी दुनिया में जब इलेक्शंस आते हैं तो हम किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और उस पार्टी को हम डोनेट कर देते हैं कुछ, और अल्टीमेटली उसके पीछे रिवॉर्ड होता है कि हमें कुछ मिले। जब वो गवर्नमेंट प्रिपेयर करेंगे तो अल्टीमेटली वी विल गेट सम फेवर, एंड दिस इज रॉन्ग फॉर द सोसाइटी। अगर पूरे इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, यू नो, एक कंट्री कभी डेवलप ही नहीं कर सकती जब ऐसा होगा। एंड हाउ वी कैन हैव इंटरनल कंट्रोल, जब हम बात करते हैं टोन ऑफ द टॉप की, कोसों में मैंने बात की कंट्रोल एनवायरमेंट फर्स्ट, दैट इज कंट्रोल एंड कंपोनेंट नंबर 1। आप खुद ही ऐसे हैं, घर के जब मुखिया ही ऐसे होंगे, यू नो, बड़े पापा बड़ी मम्मी ऐसा करेंगे तो बच्चे क्यों नहीं करेंगे? तो हमने आपसे ये कहा कि आप किसी को अब ब्राइब नहीं दे सकते, यू कैन नॉट गिव ब्राइब। सो वी हैव वन प्रोविजन नेम्ड एज एंट्री ब्राइबरी प्रोविजन। सो वी हैव वन मोर प्रोविजन रिलेशन टू इंटरनल कंट्रोल एज पर फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। सिमिलरली मैंने अभी दिखाया सार्बेन्स ऑक्सले एक्ट, दो लोगों ने मिलकर एक नया एक्ट बनाया, उसको हम देखेंगे, उसके सेक्शंस देखेंगे, टाइटल्स देखेंगे, है ना, बुश ने उसको साइन किए, वो देखेंगे, सार्बेन्स ऑक्सले एक्ट, है ना। नेक्स्ट थर्ड इज बेटे पब्लिक कंपनीज का अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड, ये पहली बार हुआ ऐसा मान लीजिए कि इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और वो ऑडिट कर रहे हैं, and we consider that because this is the body passed by, you know, by an act passed by the parliament, so this is the supreme body, ये सब ठीक ही करेंगे। बट ऐसे केसेस दिखे यार, जैसे आर्थर एंडरसन में दिखा कि भाई यार पब्लिक अकाउंटिंग फर्म ही बेकार है, वही पैसे लेके गलत रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके भी बड़े पापा कोई होने चाहिए टू चेक द वर्क की वेदर आर्थर एंडरसन और एनी पब्लिक अकाउंटिंग कंपनी फर्म वेदर दे आर डूइंग करेक्टली और नॉट। तो हमने एक बोर्ड बना दिया जिसका नाम रखा पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसीज बोर्ड। तो बेटे मैं आज के इस लेक्चर में ये 3 बातें डिस्कस करूंगा, इसको मैं कहता हूं दिस इज द लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव्स taken by, you know, by the regulatory authorities in order to comply with the internal control and in order to ensure that you should have an effective internal control system। आइए जी, मैं सबसे पहले बेटा थोड़ा थोड़ा लिखना है, लॉ बड़ा है, हम सारे लॉ की बात कर ही नहीं रहे, मैंने पूरा लॉ कराना ही नहीं है, मैंने आपको मेन बात बतानी है, आपको एक फील आ जाए, एक अच्छा लगे यार। जब आप कहीं खाना खाने जाते हैं, जैसे स्वीट शॉप में हल्का सा टेस्ट करते हैं ना, कि पूरा आपको अच्छा लगता है ना, तो सिमिलरली आप लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा भाई, सीधी सी बात है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। आलिया भट्ट का रणवीर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, रणवीर का दीपिका पादुकोण के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, आपका मेरे साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और आपकी सक्सेस का लिखने से डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो लिखना शुरू करेंगे, ऊपर हेडिंग लिखेंगे फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, एक एक्ट बना। अच्छा, उस एक्ट में 2 प्रोविजन को सीखना है, तो आप लिखेंगे उसके 2 ब्रांचेस बनाइए, जैसे जैसे मैंने कहा है ना, पेज को डिवाइड करें, उसमें ऐसे लिखें एंटी 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 ब्राइबरी 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 प्रोविजन, इंटरनल कंट्रोल प्रोविजन। बेटा 2 प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। मैं इस प्रोविजन में ये कहना चाह रहा हूं एंटी ब्राइबरी में, कि आप कोई भी फॉरेन ऑफिशियल को, कोई भी कंपनी उसको कोई घूस नहीं देगी, ब्राइबरी नहीं देगी कि भाई मेरा धंधा करा दो, मेरा ये करा दो, मेरे को ये परमिट दिला दो, मेरे को ये लाइसेंस दिला दो, या मेरा बिजनेस रिटेन कर लो, या नथिंग डूइंग। अगर हमें पता चल गया तो चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। अब ये क्या होगा, डर होगा, जब पनिशमेंट की बात करेंगे, पेनल्टीज की बात करेंगे, तो काफी सारे लोग नहीं करेंगे। एंड दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज, वेदर इट इज अ पब्लिक ट्रेडेड कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी। वी आर नॉट कंसर्न कि आपका शेयर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है या नहीं। किसी भी तरह की कंपनी को हमने कहा नहीं भाई नहीं, ना भाई ना। देखिए क्या लिखा है, अप्लाई टू ऑल कंपनीज, ऐसे लिखेंगे बेटे पेज में ना। आपने क्या करना है, ऊपर हेडिंग लिखनी है FCPA, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। जब आप लिखेंगे ना तो आपकी दोस्ती वैसी हो जाएगी। अच्छा, उसकी 2 ब्रांचेस बनाइए, एंट्री ब्राइबरी प्रोविजन एंड इंटरनल कंट्रोल प्रोविजन। तो पेज के इसी तरह से लिखते हैं। पहले आप आ जाइए एंटी ब्राइबरी प्रोविजन में, मैंने लिखा इट इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज। सेकंड पॉइंट, इट इज इलीगल टू ब्राइब, घूस देना गलत बात है, गंदी बात है। टू एनी, टू ब्राइब, इलीगल टू ब्राइब एनी, इट इज इलीगल टू ब्राइब foreign official in order to obtain or retain business।
किसी धंधे को लेने के लिए या रखने के लिए, रिटेन करने के लिए या परमिट के लिए, उस धंधे के लिए गंदी बात है। अगर करोगे तो चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, तो कहीं ना कहीं हम इंटरनल कंट्रोल की हेल्प कर रहे हैं कि आपके यहां पर इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हो जाए। अभी बेटे एंटी ब्राइबरी प्रोविजन ही लिखनी है, थोड़ा सा हो रहा है मेरे नेक्स्ट पेज में, आपको तो उसी पेज में आ जाएगा। एंटायर कंपनी रिस्पॉन्सिबल, ऐसा नहीं है कि जिसने पेमेंट करी कैशियर ने तो कैशियर रिस्पॉन्सिबल, नहीं बेटे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीनियर एग्जीक्यूटिव, ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। अगर एक कंपनी के कैशियर ने पेमेंट की है फॉर इलीगल ब्राइब, फॉर रिटेनिंग एनी बिजनेस, तो हम खाली उसको नहीं, आप सबको पकड़ेंगे और आप सबको जेल में लेकर जाएंगे, फिर वहां चक्की पीसना। यहां पर मैंने लिखा है फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल पेमेंट्स आर लॉफुल, लीगल एंड लॉफुल। इट मीन्स पूरी कंपनी जो आपका चल रही है, इट मीन्स ऑल पीपल आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रूव दैट कि वो जो पेमेंट उन्होंने की है फॉरेन ऑफिशियल को, दैट इज लॉफुल, दैट इज लीगल। अगर आप प्रूव नहीं कर पाओगे तो आप भी फंसोगे। तो बेटा दिस इज एंटी ब्राइबरी प्रोविजन। क्या लगता है, क्या इससे कुछ इंटरनल कंट्रोल में कुछ मदद मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। जब हम कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस बना देंगे तो कुछ ना कुछ लोग तो हरामीपंती नहीं करेंगे। I am sorry for these words, but the point is I want to explain you that what was happened there. अभी भी हो रहा होगा यार, ठीक है जी। दूसरी प्रोविजन जो आई फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट में, दैट इज इन रिलेशन टू इंटरनल कंट्रोल प्रोविजन। अब इसमें क्या था, इंटरनल कंट्रोल प्रोविजन में आपको अब ये सर्टिफिकेशन देना है कि देखिए क्या लिखा है, टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यू हैव टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे और वो दैट शुड बी करेक्ट एंड दैट शुड बी फेयर। ऐसा थोड़ी कि गलत बुक्स ऑफ अकाउंट बना देंगे, गलत ट्रांजैक्शंस, गलत सेल्स, गलत खर्चे, गलत प्रॉफिट, मैनिपुलेशन, क्रिएटिव अकाउंटिंग, नथिंग डूइंग। As per Foreign Corrupt Practices Act, now you have to maintain books of accounts and that should be correct and fair, and to develop and maintain a system of internal control, accounting control. इनडायरेक्टली हमने आपको कहा कि आपको अब इंटरनल कंट्रोल बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक कॉर्पोरेट एंटिटी हैं एंड इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस इन यूएसए, then you have to prepare books of accounts, and those books of accounts should be correct and true, and you should also maintain a correct internal effective accounting internal control system. An effective internal control system is detriment to illegal payments, क्योंकि अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ही अच्छा होगा, जब मैं अपने आप ही चेक करूंगा कि मुझे क्या देखना है वेबसाइट में, क्या यूट्यूब में देखना है, कौन सी साइट देखनी है, कौन सी नहीं देखनी, तो माता पिता का रोल तो फिर कम ही हो जाता है ना। जब आप खुद ही चेक, आपको अपना भला और बुरा खुद ही पता है कि यार ये मैं करूंगा, ज्यादा नेटफ्लिक्स में जाऊंगा तो मेरा अपना टाइम वेस्ट है, आईज वीक है, टाइम वेस्ट है, माइंड खराब हो जाएगा, मैं अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर पाऊंगा। दिस इज इंटरनल कंट्रोल। दूसरा ये भी है कि हम रिमोट ही लेके चले जाते हैं, हम नेटफ्लिक्स चलेगा ही नहीं, हम उसको कुछ और कर देते हैं कि आपका नेटफ्लिक्स चल ही नहीं पाएगा, या हम हिस्ट्री में जाकर देखेंगे कि आपने आज सारा दिन क्या किया। So this is external, So Foreign Corrupt Practices Act is a legislative framework. It is a legislative initiative in order to ensure क्या इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल। बेटे लेकिन अभी जो मैंने बताया ना, सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट, ये दुनिया बदल देगा। मैं तो कहता हूं आपको कुछ भी अच्छा ना लगे, सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट की सारी प्रोविजंस को याद कर लेना, समझ लेना, लॉजिकली देख लेना, आपकी वैसी जॉब लग जानी है यार। मैं आपको सही बता रहा हूं। अलॉन्ग विद दैट अगर थोड़ी सी और स्किल्स हैं तो आप 100% बेटे कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अब ऐसा क्या है सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट में, मैंने अभी आपको उन दोनों की फोटो दिखाई। मैंने कहा एड्रॉन के बाद हाहाकार मच गई, फिर एक एटम बॉम्ब, फिर एक तहलका मचा और एक नया लॉ आ गया और जॉर्ज बुश ने साइन किए। इसमें इतने टाइटल्स हैं, इतने सेक्शंस हैं, लेकिन आपको सारे नहीं करने। पहले लिखो तो सही, सॉक्स फॉलोइंग आर द रेलेवेंट सेक्शंस। बेटे मैं 5 सेक्शंस कराऊंगा। एक सेक्शन 202, 201, सेक्शन 203, फिर उसका उल्टा 302, 2। देखो मैंने कैसे याद किए, 5 सेक्शंस हमें पता होने चाहिए एज अ अकाउंटेंट फाइनेंस प्रोफेशनल इन रिगार्ड टू सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट। पहला है सेक्शन 201, सेक्शन 201 ऑफ दैट एक्ट। टाइटल 29 है, ठीक है, टाइटल ना भी याद करें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है सेक्शन 203, मतलब पहला 201 है तो एक सेक्शन छोड़ दो, 203 इसको ऑपोजिट कर दो, सेक्शन 302, फिर सेक्शन 404 एंड सेक्शन 407। बस बेटे 5 सेक्शन याद करने हैं। और एक पब्लिक कंपनी
अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड को समझना है, जो मैंने आज बताना है, तो मैं पहले सेक्शन की तरफ आ भी गया, सेक्शन 202, 201। अच्छा आप ये बताओ, इंडिया में भी और वर्ल्ड ओवर ये कंपलसरी है कि अगर आप किसी कंपनी के ऑडिटर हो, तो ऑडिटर का मतलब क्या है कि भाई अकाउंट्स आर करेक्टली प्रिपेयर्ड, we can have a reasonable assurance on that. We cannot have a absolute assurance, but we can have a reasonable assurance कि भाई ठीक है, ज्यादा कुछ हेरा फेरी हो सकती है लेकिन ठीक है, मोटा मोटी ठीक है। अच्छा, जब मैंने खुद ही अकाउंट्स बनाए हो और मैं खुद ही ऑडिट कर रहा हूं, मतलब मान लो मैंने खुद ही पेपर बनाया और खुद ही मैं चेक कर रहा हूं, तो मैं अपने आप को नंबर में तो ज्यादा दूंगा। तो एक बात सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट में ये रखी गई सेक्शन 201 में कि आप अपना पेपर बनाएंगे लेकिन आप चेकिंग नहीं करेंगे, या आप चेकिंग करेंगे तो आप पेपर नहीं बनाएंगे। इट मींस इफ यू आर अ पब्लिक अकाउंटिंग फर्म एंड यू आर ऑडिटिंग दैट पब्लिक अकाउंटिंग अकाउंट्स, यू शुड नॉट प्रिपेयर द अकाउंट्स ऑफ दैट पब्लिक कंपनी, क्योंकि फिर हेरा फेरी होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि आप फिर अनबायस्ड ऑडिटिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने खुद ही बनाए और आप खुद ही पेपर को चेक कर रहे हो, तो फिर ये अनबायस्ड नहीं हो सकता। तो पहला सेक्शन आप सभी एक मटका बनाए, सेक्शन 201, टाइटल भले छोड़ दें, इसका नाम रखा गया ऑडिटर की इंडिपेंडेंस। बेटे ऑडिटर अगर इंडिपेंडेंट नहीं होगा, विद द हेल्प ऑफ सेक्शन 201 वी वांट टू इंश्योर दैट यू शुड बी ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट, यू नो। And how an auditor should be independent? If he is not involved in any other activity other than auditing activity, then only he can be independent. Otherwise, हम सब इंसान है यार। आर्थर एंडरसन के पार्टनर्स भी तो इंसान ही थे, उनके भी तो बीवी बच्चे थे, उनका भी तो मन करता था घूमने को, उनको भी तो मन करता था मर्सिडीज पे जाने को, उनका भी तो वो मन, तभी तो उन्होंने हेरा फेरी करी। तो आज हम उस हेरा फेरी को तोड़ना चाहते हैं। तो देखिए जी क्या लिखा है, प्रोहिबिट्स ऑन स्पेसिफिक नॉन ऑडिट सर्विसेज बाय एन एक्सटर्नल ऑडिटर। अगर आप एक्सटर्नल ऑडिटर हैं, यू आर अ पब्लिक अकाउंटेंट यार, यू आर अ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, यू हैव अ फर्म इन दैट एंड यू आर डूइंग ऑडिटिंग, इतने सारे स्टेक होल्डर्स आपकी एक छोटी सी रिपोर्ट में इतना ज्यादा फेथ करते हैं। अब वो रिपोर्ट अनक्वालिफाइड भी हो सकती है, वो रिपोर्ट क्वालिफाइड भी हो सकती है, वो रिपोर्ट डिस्क्लोज भी हो सकती है, वो रिपोर्ट डिस्क्लेमर भी हो सकती है। आप ऐसा मत करो यार कि आप अकाउंट्स भी खुद बना रहे हो और खुद ही चेक कर रहे हो। तो हम आपको कह रहे हैं, इफ यू आर एक्सटर्नल ऑडिटर you will not prepare accounts। तो यही बात सेक्शन 201 में लिखी है, prohibits on specific non-audit works by an external auditor to an audit client। It means आर्थर एंडरसन एनरॉन की बुक्स नहीं बना सकता अगर आर्थर एंडरसन एक्सटर्नल ऑडिटर है एनरॉन का। अभी तो दोनों कंपनीज नष्ट नाबाद हो गई। इट विल क्रिएट फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट में ये बताया गया, इट इज अ फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एक इंसान है यार, वो कैसे चेक करेगा अपने पेपर और कैसे कम नंबर देगा? ही कैन नॉट बी अनफेयर इन दैट, ही हैज टू बी फेयर। आई थिंक सेक्शन 201 की आत्मा समझ आ गई आपको। अब इसमें कहानी और देखेंगे, बट द पॉइंट इज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू एज एन अकाउंट प्रोफेशनल, यू नो, in case I am following Sarbanes-Oxley Act. So this is section 201 which I will be concerned with. And the next section which is very important, the next provision, I have to do 5 provisions. The next provision is section 203 of Sarbanes-Oxley Act. 2002 में आ गया था और इसका हेडिंग रखा गया ऑडिट पार्टनर रोटेशन। ऑडिट पार्टनर रोटेशन विच इज नाउ एप्लीकेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। यार एक सीए फर्म है, एक प्रैक्टिसिंग फर्म है, एक चार्टर्ड सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स हैं एंड दे हैव प्रिपेयर्ड ऑडिट फर्म। अब उस ऑडिट फर्म को ऑडिट कमेटी ऑफ एनरॉन ने अपॉइंट किया या किसी भी कंपनी ने अपॉइंट किया, अपोलो टायर्स ने, मैकडोनल्ड्स ने, एप्पल कंप्यूटर्स ने, नेरोलैक पेंट्स ने। अब होता क्या है कि जब आप उसको अपॉइंट करते हैं ना, तो आपके धीरे धीरे रिलेशन बनने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप रेगुलरली जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रिलेशन बनते हैं, तो एज अ ह्यूमन बीइंग आप कहीं ना उसके साथ इमोशनली अटैच हो जाओगे। उसकी डायरेक्टर से क्या पता प्यार हो जाए, उसके डायरेक्टर की बेटी से प्यार हो जाए, या आप अपने लोगों को कहीं किसको अपॉइंट कर दो, तो कहीं ना कहीं घनिष्ठ मित्रता बन जाती है जब आप बार बार उसी जगह जाते हैं। तो ऐसा कहा गया इस सेक्शन 203 में कि भाई साहब अगर आप ऑडिटर हो ना, तो आपकी रोटेशन होना कंपलसरी है। हर 5 साल में आपको रोटेट करेंगे, आप ऑडिटर नहीं रहोगे उसके। इट मींस योर ड्यूटी शुड बी चेंज्ड। तो ये बात लिखी गई, मैंने लिखा, इट रिक्वायर्स दैट लीड ऑडिट पार्टनर्स रोटेट ऑफ एंगेजमेंट्स। अपनी एंगेजमेंट्स को रोटेट करो भाई साहब, एक जगह नहीं रहोगे, क्योंकि आप जब एक जगह रहोगे तो हेरा फेरी, चालाकी, हरामी बनती दिखाओगे। तो यू शुड नॉट डू दिस यार। आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दीज वर्ड्स, बट द पॉइंट इज देन ओनली यू विल बेटर अंडरस्टैंड, every 5 years, but after 1 year,
just have a logic. Every 5 years, the lead auditor should rotate. I think you got the intention of the section. Now the next section is 302. Again of sections of SOX Act. कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स. अभी तक क्या होता था, इस लॉ के आने से पहले कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी कन्नी छाड़ लेते थे. वो कहते थे ऑडिटर ने किया जो किया, और वो ऑडिटर को पैसे दे देते थे. फंसता था ऑडिटर. अब हमने ये कहा कि भाई साहब आप, बिकॉज यू आर अ सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस कंपनी, because you are a CEO of this company, you are a chief finance officer of this company, you are a chief operating officer of this company, you are a audit committee of this company. अगर आप हमें रिपोर्ट दे रहे हैं तो आपको अब सर्टिफाई करना है. क्या करना है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, कि भाई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हमारे यहां बहुत अच्छा है, हमने उसको रिव्यू किया है, चोरी चकारी होने के चांसेस बहुत कम हैं, और हम उसको अमेंड करते रहते हैं, ये हमारा एक्सेप्ट है, ये हमारा सर्टिफिकेट है, और वो सर्टिफिकेट शुड बी फाइल्ड विद सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन. जैसे हमारी इंडिया में सेबी है, वैसे वहां पर SEC है, इट हैज टू बी फाइल्ड इन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन. तो वो बात लिखी है सेक्शन 302 में. तो बॉटम ऑन द लाइन प्रोविजन, इसका नाम ऐसे रखा गया बॉटम ऑन द लाइन. बॉटम ऑन द लाइन इट मींस जो नीचे के लोग हैं उनको भी हिला के रख दो भाई साहब, आप भी रिस्पॉन्सिबल हो, आप कहीं भाग नहीं सकते. ईच सेक्शन 10K, ईच 10K. ना एक 10K का मतलब है एनुअल रिपोर्ट जब आप फाइल करते हैं, इट इज टू बी फाइल इन SEC सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन बाय फॉर्म नंबर 10K. क्वार्टरली करते हैं तो 10Q है. ये बात मैंने बड़े सारे क्लासेस में बताई भी हुई है. मस्ट इंक्लूड सर्टिफिकेशंस बाय की एग्जीक्यूटिव्स. इसका मतलब एनुअल रिपोर्ट जो आप फाइल कर रहे हैं SEC में, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में, और क्वार्टरली रिपोर्ट्स, it must be certified by, it must be certified by the key executives, that is CEO or CFO, at least under penalty of law. कि अगर ये गलत हुआ तो आपको पेनल्टी लगेगी और हम जेल में जाएंगे, जा सकते हैं, ऐसा वो सर्टिफाई करेंगे. एंड इट इंक्लूड्स सर्टिफिकेशन में क्या क्या होगा. वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक हो गया, वैसे मैं मोटा मोटी बताऊँ आप कि भाई अकाउंट्स ठीक है, इंटरनल कंट्रोल ठीक है, हमने ठीक बनाया है, इफेक्टिव सिस्टम है, चोरी चकारी होने के कम चांसेस हैं, हम उसको चेंज करते रहते हैं, हम रिव्यू करते हैं कमेटीज में आपस में. ये बातें सर्टिफाई करनी है जिससे ट्रस्ट डेवलप हो. तो देखिए पहला क्या लिखा, दे हैव रिव्यूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. भाई साहब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, आप ही का पेपर है, आप ही आपका चेक किया किसी ने, लेकिन आप खुद भी तो बताओ ये आपका पेपर है, आपने भी देखा, ठीक है सब. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल कंट्रोल्स. दे कौन, की एग्जीक्यूटिव्स. सार्बेनियस-ऑक्सले एक्ट सेक्शन 302 कह रहा है भैया अब आप रिस्पॉन्सिबल हो. They have designed internal control that are adequate to ensure financial reporting integrity. इसका मतलब जो हुआ, जो हादसा घटा, जो ट्रांजैक्शन हुई, उसी को रिकॉर्ड किया, उसी को शो किया और उसी को रिपोर्ट कर रहे हैं. ऐसा ना हो कि सेल्स $10 million की है और आप शो कर रहे हो $100 million की, जस्ट टू इंक्रीज द प्रॉफिट. It means the report, the figures which are there in financial report that show the integrity. They have evaluated, they कौन, key executives, and opined regarding the effectiveness of internal control. उन्होंने इंटरनल कंट्रोल को चेक किया है, मतलब वो 5 कंपोनेंट कोर्सों के देखे हैं, 17 प्रिंसिपल्स देखे हैं, और उसके बाद रिव्यू करने के बाद उन्होंने चेकिंग करा है. ऐसा सर्टिफिकेशन में लिखा होगा और आप साइन करोगे. दे हैव डिस्क्लोज्ड टू ऑडिटर्स, ऑडिट कमेटी, चेंजेस इन इंटरनल कंट्रोल. ऑडिट कमेटी एक होती है, आई हैव टेकन अ सेपरेट क्लास फॉर ऑडिट कमेटी, मैंने बताया था. और उन्होंने वो चेंजेस जो किए इंटरनल कंट्रोल में, ऑडिट कमेटी को, क्योंकि CEO कैन नॉट बी मेंबर ऑफ ऑडिट कमेटी, तो ऑडिट कमेटी को और एक्सटर्नल ऑडिटर को उन्होंने बताया भी है. ठीक है जी. आई थिंक आप बात समझ गए मोटा मोटी. सेक्शन 201, सेक्शन 202, सेक्शन 302. अब 2 सेक्शन और रह गए. सेक्शन 404 हेडिंग देखिए क्या है, एनहेंस फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स. आपको अब कुछ और भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा अलॉन्ग विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. क्या क्या, ऑल पब्लिक कंपनीज एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. CEO, CFO to certify annually that management is responsible for establishing and maintaining adequate internal control over financial reporting, and those internal controls have been tested and evaluated. आप चेक कर रहे हैं, मतलब आप बार बार अलग अलग सेक्शन से, अलग अलग प्रोविजन से, अलग अलग लॉ से की एग्जीक्यूटिव्स को रिस्पॉन्सिबल बना रहे हो, क्योंकि वो अल्टीमेटली तो वही है साहब, पब्लिक का पैसा वही यूज कर रहे हैं.
अब वो हेरा फेरी करेंगे तो कहां जाएगी ये पब्लिक? तो हमने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर डाली? इनकी एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर, कि भैया ये भी करना पड़ेगा, सेक्शन 302 फॉलो करना पड़ेगा, सेक्शन 404 भी करना पड़ेगा। अब चेक करिए सेक्शन 404 क्या कह रहा है? ऑल पब्लिक कंपनीज, इट मींस वेदर दे आर ट्रेडेड और नॉट, सारी के सारी पब्लिक कंपनी को अब ये करना पड़ेगा क्या? And maintain internal control system, CEO, CFO to certify annually that management responsible for establishing and maintaining adequate internal control over financial reporting, and these internal controls have been this ऐसे 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 ऐसे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। लास्ट में हम आ गए सेक्शन 407 में ऑफ सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट। वो ये कहता है डिस्क्लोजर ऑफ ऑडिट कमेटी फाइनेंशियल एक्सपोर्ट। आपको मैंने बताया था कि ऑडिट कमेटी जो मैंने लेक्चर नंबर 7 या 8 में लिया था, दैट इन दैट ऑडिट कमेटी देयर हैज टू बी मिनिमम 3 मेंबर्स एंड ऑल शुड बी इंडिपेंडेंट, मेजॉरिटी शुड बी इंडिपेंडेंट, और उसमें फाइनेंशियल एक्सपर्ट एक होना चाहिए, बाकी सब लोग फाइनेंशियल लिटरेट होने चाहिए। फाइनेंशियल एक्सपर्ट का मतलब ही शुड हैव एक्सपर्टीज नॉलेज इन द अकाउंट एंड फाइनेंस। अब ये जो रिपोर्ट बनाई है किसने? जो भी बनाई है सीनियर एग्जीक्यूटिव सीईओ ने, वो ऑडिट कमेटी को डिस्क्लोज करे, क्योंकि ऑडिट कमेटी का सीईओ मेंबर नहीं बन सकता। आई थिंक आप समझ रहे हैं, दिस इज अगेन सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, दिस इज अगेन इंटरनल कंट्रोल। तो सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट के बाद मैं लास्ट में आ गया। वैसे ये पार्ट है सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट का ही, ये जो मैं अभी बता रहा हूं, लेकिन क्यों? बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने इसको जान के अलग से लिखा है। क्या लिखा? पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड। पहली बार ऐसा हुआ कि ऑडिटर का भी ऑडिट होगा। मतलब मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट भूपेश आनंद हूं एंड आई हैव अ फर्म, प्रैक्टिसिंग फर्म, और मैं किसी बैंक का ऑडिट करता हूं, तो मेरा भी ऑडिट होगा। पहले नहीं होता था। एनरॉन के बाद क्या हुआ कि एक बोर्ड बनाया गया, और उस बोर्ड में ये कहा गया कि भाई आप जो ये जो ऑडिट कर रहे हैं ना, ये जो पब्लिक अकाउंटिंग फर्म्स हैं, जो पब्लिक ट्रेडेड कंपनी की ऑडिट कर रही हैं, इनका ऑडिट तुम करो। मतलब पापा के ऊपर बड़े पापा। अब ये बड़े पापा क्या कर सकते हैं? इनको देख सकते हैं कि क्या ये स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, आईएफआरएस के हिसाब से, यूएस गैप्स के हिसाब से सब कुछ कर रहे हैं। whether this board can inspect, this board can do investigation of these auditing firms, public accounting firms. अब ये बात बड़ी एंटी ट्रस्ट की थी यार। आर्थर एंडरसन ऐसी कंपनी जिसने गलत रिपोर्ट दी, उसके बाद तो ट्रस्ट को डेवलप करने के लिए करना ही पड़ेगा। तो देखिए क्या लिखा जी, फर्स्ट टाइम ऑडिटर्स ऑफ यूएस पब्लिक कंपनीज became subject to external and independent oversight। पहली बार इस दुनिया में हुआ। अलग से एक बोर्ड बना दिया कि हम नहीं विश्वास करेंगे अब तुम्हारे ऊपर, क्योंकि हमारी पब्लिक, हमारे आम आदमी का पैसा खत्म हो जाता है, तुम बबल क्रिएट करते हो और भाग जाते हो। फॉलोइंग आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पब्लिक अकाउंटिंग, पब्लिक कंपनीज अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड। क्या क्या ड्यूटीज होंगी आप खुद लॉजिकली बताइए, जो मैंने अभी बताई है आप इंस्पेक्ट कर सकते हो। तो पहला है रजिस्टरिंग पब्लिक अकाउंटिंग फर्म्स दैट ऑडिट पब्लिक कंपनीज। तो सबसे पहले जो भी पब्लिक अकाउंटिंग फर्म्स हैं, दोज हु आर सीपीएस एंड दोज हु हैव देयर प्रैक्टिसिंग फर्म्स एंड दोज हु आर ऑडिटिंग पब्लिक कंपनीज, भैया आप पहले हमारे पास आओ, हमारे रजिस्टर में पहले रजिस्ट्रेशन करो। ठीक है जी। दूसरा काम, इस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी कंट्रोल, एथिक्स। कौन बनाएगा? बैनी, बोर्ड बनाएगा। अच्छा, एक तो आईएफआरएस है ही, बट हम अपनी भी कुछ और एथिक्स, कुछ और बोर्ड, कुछ और स्टैंडर्ड्स बनाएंगे टू प्रिपेयर ऑडिट रिपोर्ट्स। ऑडिट रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए उसके लिए हम एथिक्स बनाएंगे, और जो आपको फॉलो करना है, कंडक्टिंग इंस्पेक्शन। मैंने अभी बताया ना, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अब आपके पास 100 करोड़ से ज्यादा के हैं, 10 इससे ज्यादा क्लाइंट हैं, तो हम हर साल कर सकते हैं, नहीं तो 3 साल में एक बार इंस्पेक्ट कर सकते हैं, वो लिखा हुआ है। लेकिन आप पहले मोटा मोटी माइन्यूट में जाने से पहले, क्या आपको इसका लॉजिक, किसकी इंटेंशन, इसका कंसेप्ट समझ आ गया? बेटा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर तो हम अभी धीरे धीरे पढ़ ही लेंगे। एनफोर्सिंग कॉम्प्लायंस विद द एक्ट, कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशंस एंड डिस्क्लोजर्स। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो लिख ही नहीं रहा। बेटे मैंने पीछे भी कहा, आप आराम से पहले लिख लो, these are the responsibilities of public accounting, public companies accounting oversight board। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? लिख लो बेटा, लिख लो, याद रहेगा। रजिस्टरिंग पब्लिक अकाउंटिंग फर्म्स दैट ऑडिट पब्लिक कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज नहीं है यहां पर। ठीक है सर, और नाम भी है पब्लिक अकाउंटिंग पब्लिक कंपनीज बोर्ड, समझ रहे ना आप? एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी कंट्रोल, एथिक्स रिलेटिंग टू प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स। कि भाई ऑडिट रिपोर्ट की स्टैंडर्ड्स क्या होनी चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट का एथिक्स क्या होना चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट का प्रैक्टिस क्या होना चाहिए, ये बोर्ड के पास पावर है, वो कह सकती है, और उन फर्म्स को मानना पड़ेगा। ठीक है सर।
पब्लिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो अभी मैंने बताया, पब्लिक अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड, दैट कंपनी कैन इन्वेस्टिगेट द रजिस्टर्ड पब्लिक फर्म्स। जो अकाउंटिंग पब्लिक फर्म्स हैं उनके यहां जाकर उनका भी ऑडिट कर सकती है, इंस्पेक्शन कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, एनफोर्सिंग कंप्लायंस विद एक्ट, और उनको कह सकती है भैया आप एक्ट को फॉलो करो, कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स एंड इम्पोजिंग सैंक्शंस फॉर वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सॉक्स। आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे हैं। मैंने कहा ना, दिस बोर्ड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सॉक्स, कि भाई आप अगर आप इंटरनली पक्के हैं तो आपके सामने कोई भी खड़ा हो जाए, दीपिका पादुकोण खड़ी हो जाए, आप देखेंगे थोड़ी उसको। हम आपको ला कहें नहीं देखना नहीं देखना नहीं देखना, जब तक आप अंदर से पक्के हो गए कि मेरे को ये काम नहीं करना, जब तक मैं ये चीज अचीव ना कर लूं, दैट इज मोर बेटर। तो इसीलिए सार्बेन-सॉक्स एक्ट में, इसीलिए फॉरेन करेक्ट प्रैक्टिसेस एक्ट में, आई हैव शोन यू द वीडियोस, दे हैव गिवन द मोर इंपॉर्टेंस, दे हैव गिवन द मोर वेटेज टू इंटरनल कंट्रोल, दैट वी वांट टू इंश्योर दैट वी शुड हैव इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल। अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा हाउ एक्सटर्नल ऑडिटर की कुछ अलग से ड्यूटीज और बना दी है, उसकी कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएट कर दी है, कि जब आप एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं तो आपको अब ये भी डिस्क्लोज करना है, नहीं तो हम आपको डीलिस्ट कर देंगे, बैन कर देंगे और आप ऑडिट नहीं कर सकते। तो मिलते हैं बेटे लेक्चर नंबर 11 में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।